हेलो दोस्तों, फ्यूज काफी लंबे समय से इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस है जिसके बारे में जानना इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूज क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स और सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। यह किसी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फॉल्ट हो जाने से आग लगने के खतरे से बचाता है और इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन में यह ह्यूमन लाइफ सेव करता है। अब हम समझते हैं कि यह एक छोटा सा डिवाइस कैसे इतनी प्रोटेक्शन या सुरक्षा देता है। दोस्तों, फ्यूज के अंदर एक पतली सी तार होती है। यह कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर और अन्य अलॉय यानी मिश्रित धातु से बनी होती है। इस तार को एलिमेंट या फ्यूज वायर बोलते हैं। इस एलिमेंट के डिजाइन पर ही फ्यूज की सारी क्वालिटी निर्भर होती है। जब फ्यूज में से निर्धारित या रेटेड करंट से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज के अंदर की तार या एलिमेंट पिघलकर टूट जाती है, जिससे सर्किट ओपन हो जाता है और इक्विपमेंट में सप्लाई नहीं जाती, जिससे इक्विपमेंट खराब होने से बच जाता है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल आता है जो आप सोच रहे होंगे कि फ्यूज एलिमेंट में करंट फ्लो होने के कारण ये पिघलता क्यों है। इस सवाल के जवाब में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के मटेरियल में हीट बन जाती है। जितनी ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा हीट बनती है। यह सिद्धांत अन्य इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल में भी काम करता है। करंट के हीटिंग इफेक्ट पर मैं आपके लिए आगे डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तब अचानक से करंट काफी बढ़ जाता है और फ्यूज एलिमेंट में से पास होता है और एलिमेंट को अत्यधिक गर्म कर पिघला देता है, जिसके कारण फ्यूज ओपन हो जाता है और सर्किट में सप्लाई जाना बंद हो जाता है। करंट के साथ साथ करंट ड्यूरेशन यानी करंट कितनी देर तक फ्लो होता है, इस पर भी फ्यूज एलिमेंट का ओपन होना निर्भर होता है। मेरे पास यह एक 5 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज है। यह मार्केट में अलग अलग एम्पियर के मिलते हैं। आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के करंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपना लगा हुआ पुराना फ्यूज दिखाकर भी ले सकते हैं। इसमें अंदर एक पत्ती देख रहे होंगे, इसे ही एलिमेंट बोला जाता है। यह एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास की वजह से देख सकते हैं कि हमारा फ्यूज खराब है या नहीं। खराब होने पर यह यहाँ से जल जाता है और एक काला काला निशान यहाँ पर पड़ जाता है। और ग्लास एक इंसुलेटर होता है जिसका की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि फ्यूज के अंदर हीट जनरेट होती है। अब हम इस फ्यूज को सीरीज से चेक करके देखते हैं। सीरीज की इन दोनों तारों को पहले हम आपस में टच कर देते हैं। हमारा सीरीज का बल्ब ग्लो करता है। यह हमारा सीरीज बोर्ड ठीक है। अब हम इससे फ्यूज को चेक करते हैं। इन दोनों वायर्स को हम फ्यूज के दोनों एंड्स पर टच करेंगे। हमारा बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है। यह एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा फ्यूज यहाँ पर ठीक है। दोस्तों, अगर फ्यूज खराब होता है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब मैं फ्यूज को आपको मल्टीमीटर के जरिए भी चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम मल्टीमीटर की नॉब को कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर सेट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक बजर का निशान होता है। इसके बाद हम इसकी लीड को आपस में टच करते हैं। यहाँ पर आपको एक बीप की साउंड सुनाई देगी। इस तरह से फ्यूज को टच करने पर हमें बीप की साउंड सुनाई देनी चाहिए। यहाँ पर आप सुन सकते हैं एक बीप की साउंड आ रही है। यह फ्यूज हमारा ठीक है। इस फ्यूज को भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ भी एक बीप की साउंड सुनाई दे रही है। ये दोनों फ्यूज हमारे ठीक हैं। फ्यूज अगर ब्रोकन होगा, मल्टीमीटर में से बीप की साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब फ्यूज ओपन होता है। इस तरह से आप फ्यूज को चेक करने के बाद अपने इक्विपमेंट में इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, फ्यूज की ज्यादातर प्रॉब्लम हमें इन्वर्टर में फेस करनी पड़ती है क्योंकि लाइट जाने पर हमारी सप्लाई इन्वर्टर पर होती है और इस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा लोड लगा देते हैं तो इन्वर्टर बीप साउंड करने लग जाता है और ओवरलोड का साइन शो होता है और कई बार साथ में फ्यूज भी उड़ जाता है। अब इस प्रॉब्लम से हम फ्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। ये इन्वर्टर है, ये बैटरी है, ये हमारा फ्यूज है और ये घर के इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं। बैटरी से 12 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट में जाती है। यहाँ पर ये 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट होती है। यहाँ से सिंगल वायर जिसमें फेज होता है फ्यूज के एक एंड में कनेक्ट होती है और दूसरे एंड घर के इलेक्ट्रिकल लोड में जाते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ पर न्यूट्रल घर के न्यूट्रल वायर से मिलता है, यह कॉमन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल लोड का सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ पर फ्यूज अक्सर 6 एम्पियर 250 वोल्ट का यूज होता है। फ्यूज की वोल्टेज सर्किट की वोल्टेज के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर सर्किट 250 वोल्ट पर काम करता है तो फ्यूज 250 वोल्ट या उससे अधिक का होना चाहिए, नहीं तो फ्यूज खराब हो सकता है। अब दोस्तों, हम जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल आइटम इस सर्किट में और लगा देते हैं जिससे फ्यूज में से उसकी क्षमता से अधिक करंट फ्लो होना शुरू कर देता है तो इन्वर्टर ओवरलोड की कंडीशन में शो करता है और फ्यूज में से 5 एम्पियर करंट से ज्यादा फ्लो होता है। लेकिन फिर भी फ्यूज ब्रेक नहीं होता क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फ्यूज का ब्रेक होना करंट के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड होता है। फ्यूज एलिमेंट के ब्रेक होने से पहले फ्यूज में से जितनी करंट जाती है
उस करंट को लेट थ्रो करंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। अगर हमारे किसी इलेक्ट्रिकल लोड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इस कंडीशन में करंट अचानक से काफी ज्यादा फ्लो होता है और फ्यूज एलिमेंट या फ्यूज वायर हीट से पिघलकर ब्रेक हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेक अवे करंट। यहाँ पर दोस्तों 3 कंडीशंस बनी। पहली कंडीशन में फ्यूज में से 5 एम्पीयर तक करंट फ्लो होता है। सेकंड ओवरलोड की है, इसमें मान लेते हैं 6 से 7 एम्पीयर तक करंट फ्लो होता है। और लास्ट कंडीशन है शॉर्ट सर्किट की, यहाँ 40 से 50 एम्पीयर तक करंट फ्लो हो सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ओवरलोड की कंडीशन में फ्यूज एलिमेंट में थोड़ा ही करंट बढ़ता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है शॉर्ट सर्किट की तुलना में, जहाँ करंट ज्यादा है लेकिन फ्यूज एलिमेंट कुछ ही मिली सेकेंड्स में बर्न हो जाता है। इससे पता चलता है कि फ्यूज वायर में करंट बढ़ने से फ्यूज वायर जल्दी ब्रेक हो जाता है और करंट घटने से कुछ समय बाद ब्रेक होता है। इसलिए फ्यूज वायर पतली होनी चाहिए करंट वायर से, जिससे फ्यूज वायर जल्दी ब्रेक हो जाए। दोस्तों करंट और टाइम के इस संबंध को करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक से दिखाते हैं, जिसे फ्यूज के मैन्युफैक्चरर इसकी टेक्निकल डिटेल्स में प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी मदद सर्किट डिजाइन करते वक्त मिलती है। टेक्निकल डिटेल में एक I2T की वैल्यू भी होती है, जहां पर I फ्यूज में से कितना करंट जाता है इसको दर्शाता है और T टाइम होता है। इससे फ्यूज को सिलेक्ट करने में मदद मिलती है। दोस्तों जिन फ्यूजेज में थोड़ा सा ही करंट बढ़ने पर फ्यूज एलिमेंट ब्रेक हो जाता है उन्हें फास्ट ब्लो फ्यूजेज बोलते हैं, और जिनमें ब्रेक होने में थोड़ा समय लगता है उन्हें स्लो ब्लो फ्यूजेज बोलते हैं। इनके अलावा और भी फ्यूज के टाइप्स होते हैं। AC फ्यूजेज ये AC सप्लाई में यूज होते हैं। DC फ्यूजेज ये वहां यूज होते हैं जहां DC सप्लाई होती है, जैसे बैटरी पैक और बैटरी मॉड्यूल। HRC फ्यूज मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेज, और इन्हें हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूजेज भी बोलते हैं। इनका यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और पावर ग्रिड में होता है। कार्ट्रिज फ्यूजेज ये अक्सर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और फ्यूज होल्डर में फिट होते हैं। इन्हें आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। रिवायरेबल फ्यूजेज, इसमें आपने किटकैट फ्यूज का नाम सुना होगा। ये पोर्सिलिन के बने होते हैं। इनकी फ्यूज वायर जल जाने पर चेंज की जा सकती है। प्लग टाइप फ्यूजेज, इस टाइप के फ्यूजेज बहुत पहले घरों में इस्तेमाल किए जाते थे। ये इस तरह के दिखते हैं। ऑटोमोटिव फ्यूजेज, यह ऑटोमोबाइल्स के अंदर की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि ब्लेड टाइप फ्यूजेज जिन्हें कार के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगाया जाता है। दोस्तों जिस तरह से फ्यूज ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों डिवाइस में अंतर होता है, जिसे समझना काफी जरूरी है। यह इंट्रो में पूछे जाने वाला काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है। MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक तरह का सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों MCB पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों फ्यूज और MCB में ये मेन डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी फॉल्ट आने पर फ्यूज जल्दी ब्रेक हो जाता है, यह कुछ 1 से 2 मिलीसेकंड्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। वहीं MCB 20 से 25 मिलीसेकंड लेती है ट्रिप होने में। फ्यूज को दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता रिवायरेबल फ्यूजेस को छोड़कर। वहीं MCB को दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं फॉल्ट को ठीक करने के बाद। फ्यूज में कोई इंडिकेशन नहीं होता कि वो खराब है या ठीक है, उसे निकाल कर ही देखकर ये मालूम पड़ता है। वहीं MCB में इंडिकेशन होता है ऑन ऑफ का, जिससे हमें पता चल जाता है MCB ट्रिप हो गई है। 4th पॉइंट, फ्यूज स्विच की तरह काम नहीं कर सकता। वहीं MCB को हम ऑन ऑफ करके आसानी से स्विच का काम भी कर सकते हैं। 5th, फ्यूज काफी सस्ते होते हैं MCB की तुलना में। अगर घर के इलेक्ट्रिकल लोड के अनुसार हम देखें तो फ्यूज हमें 5 से 10 रुपए में मिल जाता है। वहीं अगर 32 एम्पीयर की MCB हम लें तो वो हमें 400 से 500 तक मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फ्यूज और MCBs में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रिकल पर वीडियोस पाने के लिए तरुण लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।